दोस्तों कुछ ऐसी फाइनेंशियल मिस्टेक जो हम जाने अनजाने में रोज करते रहते हैं, अगर हम यही फाइनेंशियल मिस्टेक रोज करते रहेंगे तो हम जल्दी से जल्दी अमीर नहीं हो पाएंगे। ऐसी कौन सी फाइनेंशियल मिस्टेक है वही जानेंगे आज की इसी वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहली जो फाइनेंशियल मिस्टेक है वो क्या है, हम सोचते हैं कि हमारे पास आज जो भी पैसा पड़ा है वो 5, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद भी वही पैसा रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ मैं, मेरे पास अभी 1 करोड़ रुपए पड़े हैं तो 5 साल बाद या 20 साल बाद भी मेरे पास 1 करोड़ रुपए रहेगा। नहीं दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करें, जो इन्फ्लेशन है हर साल बढ़ता रहता है, आपके पैसे को भी कम करता रहता है, आपके पैसे की वैल्यू कम करता रहता है। इन्फ्लेशन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो आई बटन वीडियो है, वहां पर जाकर देख सकते हो। जैसे 1 करोड़ रुपए है आपके पास आज की डेट पे, 20 साल बाद कितने रुपए रहेंगे कैलकुलेशन करके नीचे कमेंट कीजिए। तो 20 साल बाद आपके 1 करोड़ रुपए की वैल्यू वो जो कितनी होगी, वो होगी लगभग 25 लाख रुपए के आसपास। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आपका पैसा आज 1 करोड़ रुपए तो 5-10 साल बाद या 20 साल बाद भी उतना ही रहेगा। नहीं दोस्तों, आपके पैसे की वैल्यू हमेशा कम होती रहती है। हर साल इन्फ्लेशन 5 से 6% का आता है, कभी कभी से ऊपर भी चला जाता है। तो इस परसेंट से आपका पैसा कम हो रहा है, 20 साल बाद कितना होगा वो आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हो, मैं ना, ठीक है। और सेकंड तरीका है, आप क्या करते हो कि आपके पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट कर देते हो। नहीं दोस्तों, आपके पैसे को आपको क्या करना है, डाइवर्सिफाई करना है। कैसे? आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये लगाया, 100 रुपये को आप कितने भी नंबर में ले सकते हो, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में। 100 रुपये लगाया तो आपको हाई रिस्क में, मीडियम रिस्क में, लो रिस्क में, इन सभी एसेट्स में आपको लगाना चाहिए। साथ ही साथ गोल्ड में लगाना चाहिए, स्टॉक्स में लगाना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स में लगाना चाहिए, ETF में लगाना चाहिए। साथ ही साथ जो बहुत से ऐसे क्या गलती करते हैं कि वो FD में भी नहीं डालते। डालो दोस्तों, केवल 5% ही डालो। वो आपका FD का अमाउंट कब काम आएगा, जब आपको कभी इमरजेंसी होगी ना, तो आपको इमरजेंसी में आपका FD ही काम आएगी। तो आपको मैं ये नहीं कहता कि FD मत करवाइए, लेकिन ये दोस्तों पूरा पैसा FD में डाल देना या ज़्यादा अमाउंट FD में डाल देना, ये भी कोई अच्छा इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, 5 से 10% अगर आप FD में डालना चाहो, ये डालना चाहिए आपको FD में भी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मिस्टेक जो हम करते हैं वो क्या करते हैं, हमने स्टॉक्स में लगा दिया, म्यूचुअल फंड में लगा दिया, FD में लगा दिया, अदर एसेट्स में लगा दिया, लेकिन कुछ ऐसी एसेट्स हैं जिनको हम छोड़ देते हैं। वो कौन सी है? पहली है यहाँ पर प्रॉपर्टी की वैल्यू भी आपकी हमेशा एप्रिसिएट ही होती रहेगी। अगर आप कॉमर्शियल लैंड में लगाते हो, एक बार आपने लगा लिया, आपके रेजिडेंशियल में जो आप खुद रहना चाहते हो वहाँ के लिए लगा सकते हो। सेकेंड, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करो ना प्रॉपर्टी में, वो क्या कहूँगा मैं, आप कॉमर्शियल में कीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पर ही ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। सेकेंड क्या है? फिजिकल गोल्ड। आप फिजिकल गोल्ड भी परचेज करके रखिए, क्योंकि कभी ना कभी इमरजेंसी में आपको वो काम आ सकता है। फिजिकल गोल्ड ये नहीं कि आपने ज्वेलरी बना लिया या कुछ बना लिया, ऐसी फॉर्म में रखिए जिसको आप वापस से उसको कैश में कन्वर्ट कराना चाहो तो आपको कोई मेल्टिंग चार्जेस या अदर चार्जेस आपको नहीं लगे। और साथ ही साथ आप डिजिटल प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो, जो अभी नया 3.0 आ रहा है यहाँ पर, वेब 3.0, तो उसमें तो सारा डिजिटलाइजेशन होगा, सारी चीज़ें डिजिटल ही चलेगी। तो आप डिजिटल गोल्ड भी ले सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। हमने डिटेल में बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, जाके आई बटन में आप देख सकते हो। और नेक्स्ट मिस्टेक है, हम कभी भी इंश्योरेंस नहीं परचेज करते हैं, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो या फिर हेल्थ इंश्योरेंस हो। जी हाँ दोस्तों, बहुत से ये कहते हैं कि यार अभी मेरी क्या उम्र है हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस लेने की। जी हाँ दोस्तों, मैं मान सकता हूँ आपका कहना भी सही होगा एक तरह से, लेकिन कभी भी आपको जब भी कोई समस्या आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, आपको ही नहीं आपकी फैमिली में मदर फादर को भी आ जाती है, तो वो भी कवर होता है उसमें हेल्थ इंश्योरेंस में। अगर आप ले लेते हो तो आपका फादर का इलाज भी फ्री में होगा। आपकी जो सेविंग्स है, अगर मान लीजिए आपने हॉस्पिटल में 5-10 लाख रुपए लगे, आपने 5-10 लाख रुपए मेहनत से बचाए रखे थे, तो आप प्रीमियम कितने का दोगे? केवल और केवल 800 रुपये या 700 रुपये या 500 रुपये कम से कम इसका प्रीमियम जाता है आपका मंथली का प्रीमियम भी जाएगा। तो उसकी वजह से साल भर का कितना हुआ? 12×5 = 60, मतलब 6,000 रुपये, 7,000 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये में आपका पूरा का पूरा अच्छा इंश्योरेंस हो रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस। और टर्म इंश्योरेंस भी लेना चाहो तो आप ले सकते हो। टर्म इंश्योरेंस तो आपको ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने दोनों इंश्योरेंस के बारे में डिटेल में बता रखा है, आई बटन में वो वीडियो मिल जाएगी आपको। तो आप ये मिस्टेक मत कीजिएगा कि इंश्योरेंस नहीं ले रहे हो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसकी वजह से आपकी सेविंग्स जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। आपने कोई इलाज हुआ, आपके मदर का हुआ, पेरेंट्स का हुआ, किसी का भी हुआ ना, तो उसकी वजह से क्या है, आपका 5-10 लाख रुपए या इससे ज़्यादा का भी होता है, तो आपकी सेविंग्स चली जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्थ इंश्योरेंस पे फोकस भी करना चाहिए। और साथ ही साथ नेक्स्ट गलती क्या करते हैं, हम लोन लेने की हमें अवेयरनेस नहीं है कि हमें किन किन चीज़ों पर लोन लेना चाहिए जिसकी वजह से हमें बेनिफिट भी होता है। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत से लोग कहोगे कि यार लोन लेने से कौन सा बेनिफिट होता है, हमें भी तो बताओ। जी हाँ दोस्तों, बताता हूँ, वेट कीजिए। इसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत से लोग क्या करते हैं कि
हर चीज़ ले रहे हैं वो लोन पे ले रहे हैं, मोबाइल भी ले रहे हैं ईएमआई पे ले रहे हैं, बाइक ले रहे हैं ईएमआई पे ले रहे हैं, कार ले रहे हैं ईएमआई पे ले रहे हैं। तो इनकी वजह से क्या होता है कि आपको टैक्स में कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलता है, आपको ये चुकाना ही होता है। अगर आप बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं हो, तो आप इंडिविजुअल हो, तो आपको क्या होता है कि आपको टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर आप बिजनेस रजिस्टर्ड हो तो आपको डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो आपके आईटीआर में, ठीक है। उसके साथ साथ आपको बेनिफिट कब मिलता है, जब आप इंडिविजुअल हो, सैलरीड पर्सन हो या कैसे भी हो, तो आपको बेनिफिट जब मिलता है जब आप होम लोन लेते हो। होम लोन में क्या है कि आप जो भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो ना, उसका भी आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है, आप उसे डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो ये भी आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो सकता है। इसी वजह से आपको कौन सा लोन लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, इसकी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। और मेन चीज़ है आपको कि हर चीज़ ईएमआई पे लेने की आवश्यकता नहीं है, अगर मेरी राय मानो तो। लेकिन ये डिपेंड करता है आप ही के ऊपर, आपकी आवश्यकता क्या है, आपकी नीड्स क्या है, ये डिपेंड करता है। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपको ईएमआई पे लेनी ही पड़ेगी वो चीज़। तो उसमें मैं भी आपका कुछ नहीं कर सकता। मेन दिक्कत है आपको अपने आप से मतलब पूछना है कि यार ये मेरे लिए ज़रूरत है या फिर नहीं है। अगर ज़रूरी है तभी आप उसे ईएमआई पे लीजिए, अन्यथा आप उसे टाल सकते हो। और अगर आप कोई चीज़ ईएमआई पे ले भी रहे हो तो आपको क्या करना है कि ईएमआई शुड नॉट बी मोर देन 30% ऑफ योर सैलरी। तो ये आपको रूल याद रखना है कि आपकी ईएमआई का अमाउंट जो भी होना आपकी सैलरी से 30% उसके अंदर ही आता हो, तभी आप उस ईएमआई को अफोर्ड कर सकते हो मेरे हिसाब से, क्योंकि 50% तो आपका नीड्स में चला जाता है। तो बाकी ये रूल कहता है आपके ऊपर है, आप लेते हो या नहीं लेते। नेक्स्ट फाइनेंशियल मिस्टेक क्या करते हैं, हमारा कैश फ्लो। जी हाँ दोस्तों, हमारा कैश फ्लो क्या होता है, नेगेटिव में होता है। इसकी वजह से आपको हमेशा पैसे के लिए स्ट्रगल करना पड़ सकता है। कैश फ्लो नेगेटिव में कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी इनकम है 50,000 रुपये की, आपके एक्सपेंसेस है कितने के, 70,000 के, इससे ज़्यादा के। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपकी इनकम 50,000 की है ना, तो उसके अंदर ही आपके एक्सपेंसेस होने चाहिए और कुछ % आपका इन्वेस्ट में भी जाना चाहिए। तो ये रूल ज़रूर याद रखिएगा। और दोस्तों नेक्स्ट मिस्टेक है जो हम ज़रूर बहुत सारे लोग करते हैं, वो क्या है कि हम किसी की सलाह मानकर किसी भी एसेट में इन्वेस्ट कर देते हैं। किसी ने बोला कि ये स्टॉक अच्छा है, इसमें इन्वेस्ट कर दे। किसी ने बोला ये म्यूचुअल फंड अच्छा है, इसमें इन्वेस्ट कर दे। किसी ने बोला कि ये गवर्नमेंट की स्कीम बहुत अच्छी है, तो इसमें इन्वेस्ट कर दे। जी हाँ दोस्तों, सेकेंड रूल यही कहता है कि आप कोई भी पैसा एक एसेट्स में मत लगाइए। आप कोई गवर्नमेंट स्कीम में मत लगा दीजिए एक ही पैसा, या फिर बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम है उसमें सारा पैसा आपने गवर्नमेंट स्कीम्स में ही लगा दिया, आपने म्यूचुअल फंड में नहीं लगाया, स्टॉक्स में नहीं लगाया, आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई नहीं किया ना, तो आपका पैसा ग्रो नहीं हो पाएगा अच्छे तरह से, जिस तरह से आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी अमीर होना। तो इस वजह से आप ये इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी का यूज़ कीजिए कि आपको हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। ये मिस्टेक मत कीजिए कि आपका एक ही पैसा किसी गवर्नमेंट स्कीम में जा रहा है। मैं किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन ये है कि आपका पैसा हमेशा डाइवर्सिफाई रहे। आधा पैसा आपका गवर्नमेंट में भी जाना चाहिए, आधा म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, ये सभी एसेट्स में जाना चाहिए जहां पर आपको रिटर्न अच्छा मिलता रहे। और नेक्स्ट पॉइंट जो फाइनल पॉइंट है वो ज़रूर फॉलो करना चाहिए आप ही को। वो क्या है, आपका कोई विजन नहीं होना। जब भी आप कोई इन्वेस्टिंग करते हो तो आपका विजन ज़रूर होना चाहिए कि मुझे क्या विजन है, मेरा कितने समय के लिए है, लॉन्ग टर्म ज़रूर होना चाहिए। मेन दिक्कत है कि हम शॉर्ट टर्म का विजन रखते हैं ना, तो इसकी वजह से जल्दी से जल्दी अमीर नहीं हो पाता है। मार्केट डाउन जाता है तो हम सेल कर देते हैं लॉस में भी। तो आपको ये नहीं करना है। आप कोई भी स्टॉक में लगाओ, कोई भी म्यूचुअल फंड में लगाओ या किसी भी एसेट्स में लगाओ ना, तो आपको क्या करना है कि 5, 10, 15, 20 साल का विजन सेट करना है कि मैंने इस स्टॉक में लगाया है तो मेरा 5 साल का विजन है, इस म्यूचुअल फंड में लगाया तो मेरा 10 साल का विजन है, इस एसेट में लगाया तो मेरा 20 साल का विजन है। तो आपको हमेशा जो भी इन्वेस्टिंग करनी है वो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव के हिसाब से करनी है कि आपको हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहना है मार्केट में, जब भी आप जल्दी से जल्दी अमीर हो सकते हो। ये भी एक फाइनेंशियल मिस्टेक है। तो दोस्तों आशा रखता हूँ आपकी इस वीडियो से कुछ हेल्प हुई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।